नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक स्कॉलर वैद्य में। तो हमारा जो टॉपिक है वात दोष। देखिए, हम जो पढ़ेंगे, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड होकर पढ़ेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है। हम पूरे दोष को ऐसे समझने के लिए, या पूरा नहीं समझेंगे ऐसी बात नहीं है, कुछ समझेंगे, लेकिन हम मेनली एग्जाम फोकस्ड रहेंगे कि कितना हमें अगर 10 नंबर में आता है, क्योंकि वात दोष मेनली 10 नंबर में ही आता है। वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष, कोई भी दोष ले लो, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 10 नंबर में हमें कितना मैटर लिखना है वो हम यहाँ पे केवल डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम वात दोष की बात करें तो वात दोष में हमें क्या लिखना है। कोई भी दोष आ जाए, सबसे पहले तो हमें उसकी निरुक्ति लिखनी है। तो वात दोष की निरुक्ति क्या हो गई? वागति गंधनयो। देखो, हमने यहाँ पे ना की पॉइंट्स भी लिखे हैं। की पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो हम निरुक्ति, उसके बाद गुण, कर्म, स्थान, भेद, क्षय और वृद्धि, यही की पॉइंट्स। और अगर इतना आप लिखते हो 10 नंबर में तो सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 10 में से 9 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इतना सफिशिएंट लिखने के बाद वो कब मिलेंगे? जब आपको श्लोक याद होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे श्लोक भी देखेंगे। सारे श्लोक नहीं, जितना हमें एग्जाम में लिखना है उतना। ठीक है, तो निरुक्ति हमें याद रखनी है। क्या हो गई निरुक्ति? वागति गंधनयो, इसकी निरुक्ति हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे गति क्यों कहा है? हमें पता है कि वात दोष शरीर में गति करवाता है। हमने पढ़ा था पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवो मल धातवा, यानी कि पित्त, कफ, सब मल धातु सब पंगु है। उनको गति कौन करवा रहा है? वात करवा रहा है। तो गति यहाँ पे चार अर्थ में लिया गया है। गमन में भी लिया गया है, ज्ञान में भी लिया गया है, प्राप्ति और मोक्ष, चार अर्थ में यहाँ पे गति को माना गया है। दूसरा, गंधन यहाँ पे जो कहा गया है, गंधन कहा गया है उत्साह, एक्साइटमेंट, ये भी वात की वजह से होता है। हिंसन, हिंसन क्यों कहा है वात को? यहाँ पे समझो, क्योंकि क्या होता है कि जब वात विकृत अवस्था में होता है तो ये शरीर में पीड़ा उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है, तो इसको हिंसन कहा गया है। साथ ही यहाँ पे इसको सूचन कहा गया है। ठीक है, तो ये इतना हमें युक्ति के अंदर लिखना है। उसके बाद इसके बेसिक इंट्रो में जो हमें लिखना है, देखो, शरीरगत जितनी भी क्रियाएं होती है, जो भी मानसिक चेष्टा, जो भी हम कर रहे हैं, हाथ हिला रहे, पाँव हिला रहे, जो भी कर रहे हैं, वो सारा वात की वजह से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए शरीरगत एवं मानसिक जितनी भी चेष्टाएं हैं वो सभी वात दोष के अंतर्गत आती है। दूसरा, यहाँ पे वात दोष को स्वयंभू कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी गति सर्वत्र होती है। इसकी गति सर्वत्र होती है, पूरे शरीर में इसकी गति होती है, पूरे शरीर में गति करवाता है, तो इसलिए इसको स्वयंभू कहा गया है। सर्वगत क्यों कहा गया है? क्योंकि यह शरीर की प्रत्येक कोशिका में, यानी कि सेल में विद्यमान रहता है। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक कोशिका यानी कि सेल में विद्यमान होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सर्वगत कह दिया गया। सर्वगत यानी कि सभी जगह है। ठीक है, इसके बाद में ये हमें याद रखना है मेनली, जो त्रिगुण होते हैं, त्रिगुण में से जो रज है, ये यहाँ पे वात, यहाँ पे रजगुण प्रधान माना गया है। त्रिगुण में रजगुण वात में प्रधान होता है। ठीक है, तो ये इतना हमें बेसिक इंट्रो में लिखना है। इसका आराम से 2 नंबर का आ जाएगा। ये इतना तो हमें लिखना ही लिखना है। 1 नंबर का मान लो, 2 का नहीं मानो तो, लेकिन मेनली इतना तो हमें लिखना है बेसिक इंट्रो में। ठीक है, अब हमें शुरू करना है कहाँ से? गुण से। गुण जब हम लिखेंगे तो हमें श्लोक याद होना चाहिए। चरक संहिता का सूत्र स्थान 1 का श्लोक है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोत विशद खर। ठीक है, क्या क्या गुण हो गए? रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। ठीक है, तो इनकी अगर हम हिंदी भी लिख देंगे इस तरह से, रुक्ष, शीत, लघु, ठीक है, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, ये सब क्या होगा? ये सब यहाँ पे हमारा जो वात है, इस वात के गुण हो गए। इसके बाद क्या कहा है? विपरीत गुण द्रव्य मारु सम्यते, यानी कि जब इनके विपरीत गुणों का हम सेवन करेंगे। ठीक है, जैसे रुक्ष है तो यहाँ पे हमने क्या किया? स्निग्धता का सेवन किया। शीत है तो उष्णता का सेवन किया। चल है तो स्थिरता का सेवन किया। तो ये सारे क्या होगा? इसके विपरीत गुण हो गए। विपरीत गुण हो गए तो विपरीत गुण क्या करेंगे? शमन करेंगे। यानी कि सामान्य विशेष सिद्धांत की हम यहाँ पे बात करें, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, लेकिन विशेष क्या करता है? ह्रास करता है। तो इनके विपरीत गुण क्या हो जाएंगे? इनके विशेष हो जाएंगे। तो उनसे क्या होगा कि इसका शमन होगा। ठीक है, तो इतना हमें लिखना है। इस चीज की आप हिंदी लिखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो विपरीत गुण है उनका सेवन करने से जो बात है उसका शमन होगा। तो ये हमारे पास में श्लोक के साथ में हिंदी श्लोक इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। देखो, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग श्लोक दिए,
लेकिन हम सारे आचार्यों के श्लोक तो लिख नहीं सकते एग्जाम में भी, किसी एक का लिखोगे आराम से नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये लिखना वाद गुण में चरक सूत्र 1 का श्लोक, इजी है बिल्कुल। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोत विचत कर विपरीत गुणे द्रव्यमारुत समप्रसाम्यति। ठीक है, ये गुण है और इनके विपरीत गुणों का सेवन करने से जो बात है उसका शमन होता है। इतना क्लियर है। इसके बाद में अगला हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है अगला पॉइंट उसके कर्म। तो उसके कर्म में क्या दिया है, उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गतिमताम वायु कर्म विकारजम। ठीक है, अब इसे हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, तो यहाँ पे इसको ऐसे याद रखना, उत्साह उच्छ्वास यानी कि श्वास अंदर लेना बाहर लेना, शरीर की जितनी भी चेष्टाएं हैं, मानसिक चेष्टाएं या फिर जो शरीरगत चेष्टाएं हैं वो सारी चेष्टाएं, धातु गति समा। यानी कि अब देखो धातु गति समा का मतलब क्या आ गया कि शरीर की जो धातु है उनको स्थिर रखना है, शरीर में उनको सही प्रकार से रखना, धातुओं को सम रखना, ये भी वात का ही कार्य है। इसका तमो मोक्षो गतिमताम वायु कर्मा विकारजम, गति करवाना। ठीक है, सम रखना गति करवाना, ये सब किसके कार्य हैं, ये सब कार्य हैं वात के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब हमें इसकी देखो श्लोक लिखोगे थोड़ी सी हिंदी लिखना, ज़्यादा नहीं भी लिखोगे चलेगा। अगर तुम्हें श्लोक याद है और तुम बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं लिखते हो, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे इतना भी लिख देते हो कि उत्साह मतलब उत्साह में श्वास अंदर लेना बाहर लेना, शरीर की मानसिक क्रियाएं धातुओं को सम रखना। ठीक है, और शरीर को गति करवाना, मलमूत्र आदि का सम्यक निर्हरण करना, ये सब किसके काम है, ये सब अविकृत वाक्य कर्म अविकार्य, यानी कि जो अविकृत वाक्य हैं ये सभी कर्म है। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, उत्साह हो गया, ठीक है, श्वास लेना छोड़ना, श्वास लेना बाहर छोड़ना। ठीक है, इस तरह से बाकी भी शरीरगत जितनी भी जितनी भी चेष्टाएं हैं ये सब कौन करवा रहा है, बात करवा रहा है। बात के कर्म में तो आपको मेनली श्लोक याद होना चाहिए, बाकी हिंदी तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, इसके बाद अगला हमारे पास में आता है वात के स्थान। तो वात के स्थान क्या क्या है, तो इसका भी देखो मेनली ना ये वात पित्त कफ के अगर आप गुण कर्म स्थान के श्लोक याद कर लेते हो ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। एक एक श्लोक एक दोष को पकड़ो, 2 दिन बैठो उस पूरे दोष के श्लोक याद कर दो। ठीक है, 2 दिन आराम से, तीन दोष है ना, 6 दिन में तो याद होगा, हफ्ते भर में याद होगा, रिवाइज करो बार बार। लेकिन श्लोक इम्पोर्टेंट है दोष के, बाकी हो ना हो दोष के श्लोक इम्पोर्टेंटली याद रखो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वात के स्थान, वात के स्थान की बात करें तो कहा गया है वस्ती पुरुषधनम कटी शक्तिनी पादावस्थिनी पक्वाशय स्थानानि त्रापि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम। ठीक है, यानी कि वात के स्थान बताए गए हैं। वस्ती, वस्ती हम किसको कहते हैं, वस्ती यानी कि होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर वस्ती को यहाँ पे कहा गया है। पुरुषधनम किसको कहा गया है, तो पुरुषधनम कहा गया है रेक्टम को, पुरुषधनम रेक्टम के लिए यूज किया गया है। कटी किसको कहा गया है, तो कटी हम कहते हैं इंग्वाइनल रीजन को, इंग्वाइनल रीजन को यहाँ पे कटी कहा गया है। ये चीजें कुछ याद रहेंगी ना तो तुम हिंदी में भी लिख सकते हो इनको। ठीक है, कटी हो गया। शक्तिनी, शक्तिनी दोनों पाँव के लिए, पादावस्थिनी शक्तिनी पादावस्थिनी यानी कि शक्तिनी और पादावस्थिनी मिला क्या हो गया, दोनों पैर। क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो वात है वो नीचे के स्थान में रहता है, नीचे के स्थान में यानी कि जो हृदय और नाभि के नीचे का स्थान है, यानी कि मेनली माना जाए तो नाभि के नीचे के स्थान में जो हम पढ़ते हैं हृदय नाभि ऊर अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया, ये अष्टांग हृदय का एक रेफरेंस है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है, हाँ शायद फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही ये रेफरेंस है वहाँ का, वहाँ पे लिखा हुआ है इनके स्थान के बारे में। तो वात के लिए ही लिखा है, वात के लिए क्या सभी के लिए जो तीनों दोष है उनके लिए इसी तरह से लिखा हुआ है, हृदय नाभि और मध्य ऊर्ध्व संशया। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो जो वात है वो नाभि से नीचे के स्थान में रहता है, तो ये शक्तिनी पादावस्थिनी। अस्थिनी का मतलब क्या हो गया, अस्थि में। ठीक है, उसके बाद में पक्वाशय, पक्वाशय यहाँ पे किसको कहेंगे, पक्वाशय कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो ये पक्वाशय हमारे पास में हो गए, यहाँ पे लिख देते हैं पक्वाशय। पक्वाशय क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वात स्थानानि मतलब ये सभी के वात के स्थान है। तत्रापि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम, लेकिन फिर भी जो पक्वाशय है, पक्वाशय क्या है तब भी विशेष स्थान। विशेष स्थान किसको माना गया है, पक्वाशय को। ये सभी स्थान तो हैं ही सही, नो डाउट ये सभी स्थान हैं,
लेकिन विशेष स्थान किसको माना गया है, तो विशेष स्थान माना गया है पक्वाशय को। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्लियर है। ये तीन चीजें ना ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तीनों श्लोक चरक सूत्र स्थान के हैं। जो पहला है वो सूत्र स्थान एक का, एक 28 का और एक 20 का, तीनों श्लोक हैं। तो ये तीनों श्लोक ऐसे टिप्स पे होने चाहिए। वाद का गुण, वाद के कर्म, वाद के स्थान। एक छोटी सी डायरी बनाओ, हिंदी ना लिखो तो सही, लेकिन श्लोक लिख के रट लो। तुम हिंदी तो बना ही लोगे ना, जरूरी थोड़ी ना वहाँ पे लिखोगे ये ऐसे करता है वैसे करता है। जो श्लोक में दिख रहा है वैसा का वैसे ही छाप दो। उत्साह, उत्साह में सहायक होता है, श्वास लेने में, श्वास छोड़ने में, शरीरगत चेष्टाओं, मानसिक चेष्टाओं। हिंदी तो तुम लिख ही दोगे, सिर्फ तुम्हें श्लोक याद होना चाहिए। तो श्लोक याद करो यहाँ से किसी भी, और श्लोक याद भी करना है तो किसी एक जगह से करो। ठीक है, क्योंकि इमेज छपनी चाहिए। जैसे अब तुम यहाँ देख रहे हो अभी, तो अगर तुम्हारे दिमाग में इमेज छप जाएगी ना कि हाँ इस जगह पे ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, तो तुम उसको वैसे ही याद रख पाओगे, लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। तो जब भी श्लोक याद करोगे तो लिख लो, अपनी एक डायरी बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक जगह से याद करो। ठीक है, तो ये वाक्य स्थान क्लियर है। अगला हम चलते हैं वाद के भेद पे। तो 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं: प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ठीक है, प्राणोदानो समानच्च व्यानच्च अपान एव च, यानी कि ये 5 प्रकार के वाद बताए गए हैं। 5 यहाँ पे देखो, वाद के भी 5 भेद हैं, पित्त के भी 5 भेद है, कफ के भी 5 भेद है। सभी आचार्यों ने 5-5 भेद ही बताए हैं इनके, इसमें कोई ताड़म तोड़ या फिर कोई भी उलूल जुलूल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्राणवायु की। अब देखो, मैंने कहा ना कि तुम कोई भी एक दोष पकड़ो, 2 दिन तक बैठो, उस पे श्लोक लेके आराम से उस एक दोष को निपटा दो। सबसे इजी मेथड है ये श्लोक याद करने का। और दोष के श्लोक तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि दोष आता ही आता है, 10 नंबर में है, तो इसलिए ये वाला याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राणवायु की। तो प्राणवायु में क्या आ गया हमारे पास में, ऊरह कंठचरो, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्तदृक, स्ठीवन शवत उद्गार, निश्वास अन्न प्रवेश कृत। ये हमारे पास में क्या आ गया, प्राणवायु के लिए आ गया। अब हम बात करें ऊर स्थल की। प्राणवायु के लिए क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे 2 चीजें बताई गई है। 2 चीजें कौन कौन सी, इनके स्थान और इनके कर्म, दोनों एक साथ ही दे दिए, स्थान और कर्म। तो अब इसका स्थान क्या हो गया, देखो स्थान तो दे दिया इसका, और पूर्व प्रदेश में रहता है। ठीक है, पूर्व प्रदेश, इसका स्थान दे दिया। इसके बाद में अगला क्या कहा है, देखो इसमें एक चीज यहाँ से थोड़ी मिसिंग आउट है, इसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ये श्लोक शुरू हो रहा है यहाँ से, प्राणो अत्र मूर्धगा, प्राणो अत्र मूर्धगा। ठीक है, ये यहाँ पे मिसिंग आउट है, इसको याद रखना। प्राणो अत्र मूर्धगा पूर्व कंठचरो, यानी कि प्राणवायु जो है वो मूर्धा यानी कि शीर स्थान वाले जगह पे रहती है। और साथ में ऊरह कंठचरो, ऊरह कंठचरो का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये ऊर स्थल में और कंठ में यहाँ पे ये विचरण करती है, यानी कि यहाँ पे इसकी गति होती है, संचरण होता है। तो स्थान तो क्या हो गया, इसका स्थान हो गया मूर्धा शीर। और संचरण कहाँ पे कर रही है, संचरण तो ये ऊर स्थल और कंठ में ये संचरण करती है। ठीक है, इसके बाद में अगला बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक। बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक का क्या मतलब कि हमारी जो स्मृति है, ठीक है, स्मृति हो गई, या फिर हृदय इंद्रिय चित्त धृक, हृदय की जो क्रियाएं हो गई, कुछ इंद्रियों की क्रियाएं हो गई, चित्त। ठीक है, ये सभी हमारे पास में किसके कार्य हैं, जो हम करते हैं, बोलने की प्रवृत्ति हमारी हो गई, ये सारा किसके कार्य में आ रहा है, ये सारा आता है प्राणवायु के कार्य में। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, ये बुद्धि यानी कि स्मृति को धारण करता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इस तरह से, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त, इनको क्या करता है, ये धृक यानी कि धारण करता है, इनको यहाँ पे धारण करता है, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद का है स्टीवन शब्द उद्गार। स्टीवन शब्द उद्गार का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, स्टीवन का मतलब होता है यहाँ पे सिलाइवेशन। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिलाइवेशन, या फिर लाला स्त्राव भी कह सकते हैं, सिलाइवेशन यानी कि लाला स्त्राव। शब्द उद्गार, शब्द उद्गार का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं शब्द उद्गार। शब्द उद्गार का मतलब यानी कि शवतु, पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं शवतु। शवतु का मतलब होता है छींक। ठीक है,
उद्गार का मतलब क्या हो गया? उद्गार यानी कि जो हम यहाँ पे बेलचिंग की बात करते हैं, डकार, उद्गार, ठीक है। निश्वास, अन्न प्रवेश कृत, ठीक है। सांस लेना छोड़ना यानी कि निश्वास, और अन्न का प्रवेश, अन्न प्रवेश, ये सभी किसके कार्य है? अब देखो यहाँ पे ना मेनली अन्न प्रवेश याद रखना, जब हम पाचन की बात करते हैं तो वहाँ पे अन्न प्रवेश किसका कार्य में आता है? ये कार्य में आता है प्राणवायु के, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। श्लोक मेनली देखो याद रखना, प्राणो अत्र मूर्धक पूरकंठचरो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्तध्रक जीवन शब्दोद्गार निश्वास अन्न प्रवेश प्रतिष्ठांग हृदय का श्लोक है ये। तुम अगर श्लोक लिखते हो और इतना भी लिख दोगे ना जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा, और ये तो याद भी रह जाएगा। क्या ही करना है यार, श्लोक याद करो, श्लोक की हिंदी तो अपने आप ही याद आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में उदान वायु। तो उदान वायु की जब हम बात करते हैं तो उदान वायु के श्लोक में क्या कहा गया है? पूर्व स्थानम उदानस्य, पूर्व स्थानम उदानस्य, ठीक है। यानी कि पूर्व जो है, अब देखो जो प्राणवायु है उसका स्थान क्या है यहाँ पे? उसका स्थान है मूर्धा। यहाँ पे ऊर स्थल में तो वो संचरण कर रही है, लेकिन उसका स्थान क्या है? मूर्धा है। तो यहाँ पे ऊर स्थानम, अब उदान वायु की बात करें तो ऊर स्थानम उदानस्य नासा नाभि ग्लांस से, यानी कि नासा और नाभि में ये संचरण करता है, ठीक है। तो स्थान तो क्या हो गया इसका? ऊर स्थल, ऊर स्थल, ऊर स्थल यानी कि जो हम थोरेक्स रीजन की बात करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो संचरण है, संचरण कहाँ कर रही है? तो नासा यानी कि नोस्ट्रिल की बात कर रहे हैं, नाभि में संचरण कर रही है, ठीक है। नासा नाभि गलांश क्षेत्र यानी कि गले वाले रीजन में, नेक वाले रीजन में, ठीक है। इसके बाद में ये हमारे पास में हो गया यहाँ पे वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया, यानी कि जो बोलने की क्रिया है, जो प्रवृत्ति है, प्रयत्न है, जो ऊर्जा है हमारी है, ठीक है। बोलने की प्रवृत्ति, बोलने की प्रवृत्ति, ठीक है। प्रयत्न, ऊर्जा, ठीक है। बल, वर्ण, स्मृति, ये सभी किसके कार्य हैं? तो ये कार्य हैं यहाँ पे उदान वायु के। तो इतना हमें याद होना चाहिए, श्लोक याद करो, सीधे काम खत्म। इतना हिंदी लिख दो, आराम से नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है समान वायु। तो समान वायु क्या है यहाँ पे? समान वायु का श्लोक किस तरह से है? समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम ग्रहायति पचति विवेचति मुज्जति। देखो रटन विद्या का काम है, कुछ कुछ समझने का काम है। श्लोक को समझो और लिखो। तो समानो अग्नि समीपस्थ, जो समान वायु अग्नि के समीप रहती है, कोष्ठे चरती सर्वतः, कोष्ठ में संचरण करती है, अन्नम ग्रहती यानी कि अन्न का जो ग्रहण करते हैं, जो पाचन करते हैं, जो विवेचन है, मुंजन है, ये सभी किसके कार्य हैं? समान वायु के। तो स्थान तो क्या हो गया? स्थान अग्नि के समीप, यानी कि अग्नि के समीप, यानी कि ये कहाँ रहती है? आमाशय में, ठीक है। कोष्ठे चरती सर्वतः यानी कि संचरण कहाँ पे करती है? कोष्ठ में, पूरे जो हमारी आहार नाल है, ठीक है। इसके बाद में इसके कार्य क्या हो गए? कार्य, तो कार्य हो गया इसका अन्न ग्रहण, अन्न ग्रहण, पाचन, ठीक है, पाचन। अब विवेचन क्या है? तो विवेचन, विवेचन यहाँ पे पाचन के बाद में सार और किट्ट का विभाजन, सार किट्ट का विभाजन, ये यहाँ पे क्या है? विवेचन। बात करें मुंजन, मुंजन क्या होगा? तो मुंजन यहाँ पे होता है जो भी जैसे सारे किट का विभाजन, और सारा भाग तो अवशोषित हो गया, लेकिन जो पित्त भाग है, पित्त भाग को आगे पहुंचाना, ठीक है, ये मुंजन हो गया। तो ये कार्य किसके हो गए? समान वायु के। तो देखो हमने तीन चीजें देखी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। प्राणवायु स्थान क्या हो गया? मूर्धा, ठीक है। प्राणो अत्र मूर्धगा पूरह कंठचरो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्त, यानी कि स्थान तो हो गया मूर्धा। साथ में यहाँ पे जो बताया गया संचरण और स्थल में करता है, इसके ये कार्य हैं ये दोनों, ठीक है। ये इसके कार्य हो गए, कर्म। उदान वायु की बात करें तो ये इसका स्थान यहाँ पे और स्थल हो गया, संचरण नासा नाभि में संचरण कर रही है, और ये इसके दोनों कार्य हो गए, ठीक है। इसके बाद में इसी तरीके से लिखना, आराम से नंबर मिलेंगे, बेफिक्र होकर लिखना, ठीक है। ये समान वायु भी हमारे पास में हो गया।
स्थान अग्नि के समीप हो गया, संचरण कोष्ठ में हो गया, इसका कार्य हो गया बाकी। इसके बाद आता है व्यान वायु। व्यान वायु के लिए क्या कहा गया है, व्यानो हृदय स्थित, यानी कि जो व्यान वायु है स्थान क्या हो गया उसका, हृदय। व्यानो हृदय स्थित यानी कि स्थान क्या हो गया, हृदय। कृत्सन देहचारी महाजव, अब देखो यहाँ पे याद रखना कृत्सन देहचारी महाजव का मतलब क्या हुआ। कृत्सन देहचारी महाजव का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो देह है पूरी देह में संचरण करती है, ठीक है। यहाँ पे कृत्सन देहचारी का मतलब हुआ कि पूरी देह में संचरण करती है। संचरण देह में, देखो व्यान वायु ना रस धातु से कनेक्टेड है। रस धातु और व्यान वायु को मिलाकर बहुत शानदार क्वेश्चन आता है, उसको भी हम कवर करेंगे आगे वाली वीडियोज में। बहुत शानदार क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, व्यान वायु और जो रस धातु उनको मिला के। तो यहाँ पे अभी देखें कि सर्व देह में संचरण करती है। और महाजव क्यों कहा गया है, क्योंकि महावेग वाली होती है। महावेग हमने कहा ना संचरण करती है, संचरण करती है तो किसका, रस का संचरण करती है, रक्त का संचरण करती है, तो महावेग। ये महाजव जो आया है यहाँ पे महावेग, क्योंकि जब वेग होगा, वेलोसिटी होगी तभी ना संचरण कर पाएगी। उसके बाद में गति, अपक्षेपण, उत्क्षेप, निमेश, उन्मेषण आदि का, यानी कि जो पलकों की गति हो रही है, जो पलकों की गति हो रही है, अंगों की गति हो रही है, अंगों को नीचे गिराना उठाना, ये सारे किसके कार्य हैं, ठीक है। ये सारे किसके कार्य है, व्यान वायु के कार्य है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, निमेश, उन्मेष, इसको इससे उत्क्षेप, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, ठीक है, निमेश, उन्मेष, ये सब किसके कार्य हैं, तो ये कार्य हैं यहाँ पर व्यान वायु के, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, प्राय सर्व क्रिया तस्मिन प्रतिबद्ध शरीराम, ठीक है। यानी कि जो प्राय सभी क्रियाएं हैं वो किससे प्रतिबद्ध है, यानी कि किससे जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है हमारे पास में व्यान वायु से, ठीक है। अब देखो मुझे याद है इसमें, ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल तो मुझे याद है या नहीं, तो देखो जैसे मुझे यहाँ पे गलती पकड़ में आ गई ना, पूर्ण कंठचरो बुद्धि, अगर मुझे नहीं याद होता श्लोक तो मैं भी करके निकल जाता, लेकिन मुझे याद था श्लोक, इसलिए आपको भी श्लोक याद होने चाहिए। अब श्लोक याद था तो पकड़ में आने के यहाँ पे श्लोक इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु तक, ठीक है। इसके बाद में आता है अपान वायु, आखिरी। यहाँ पे क्या कहा गया, अपानो अपानगह। अपानो अपानगह का मतलब क्या हुआ कि जो अपान वायु है वो अपान रीजन में, यानी कि स्थान क्या हो गया, अपान रीजन। अपान रीजन किसको कहते हैं, कटी, यानी कि जो पेल्विक रीजन है या जो इंग्वाइनल रीजन है, तो इंग्वाइनल रीजन है, ठीक है। श्रोणी वस्ती मेड्र उरुगोचर, यानी कि श्रोणी वस्ती में, श्रोणी यानी कि जो पेल्विक रीजन हो गया, श्रोणी किसको कहेंगे, पेल्विक रीजन को। वस्ती आपको पता ही है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। मेड्र किसको कहेंगे, तो मेड्र पेनिस के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। उरुगोचर यानी कि जो थाई रीजन है, वहाँ उस पूरे प्रदेश में ये संचरण करती है। तो कटी के नीचे, या कटी के नीचे, या फिर कहें श्रोणी में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आप लिख सकते हैं, पेनिस लिख सकते हैं, इन सब में ये संचरण करती है। और अगला क्या कहा गया, शुक्र आर्तव शकन मूत्र, यानी कि कार्य क्या आ गया इसके, शुक्र का, ठीक है, आर्तव का, मलमूत्र का, मलमूत्र, गर्भ, इन सब का निष्क्रमण, यानी कि बाहर निकालने का जो कार्य है, जो एक्सक्रीशन का वर्क है, एक्सक्रीशन, ये सब किसके कार्य हैं, ये कार्य हैं अपान वायु के, ठीक है। तो इतना क्लियर है हमें। देखो सच बता रहा हूँ, तुम्हें अगर श्लोक याद है ना, तुम श्लोक याद करो, मैं कह रहा हूँ एक दोष को तुम 2 दिन दो, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारे पास में वाजक्षय के लक्षण। तो वाजक्षय के लक्षण में क्या आता है, वाजक्षय के लक्षण में आता है मंद चेष्टा। वाजक्षय मंद चेष्टा, मंद चेष्टा का देखो वात हम सीधे से कहते हैं कि वात यार गति करवाता है, ये सब करता है। तो जब वात की कमी हो जाएगी तो मंद चेष्टा होगी या नहीं होगी, मंद चेष्टा, मंद चेष्टा यानी कम हो जाना, चेष्टाओं को कम हो जाना, गति का कम हो जाना। आदमी जो उत्साहित था वो पड़ा रहेगा, आलस में पड़ा रहेगा, बीमार होगा, इच्छा ही नहीं करेगी कुछ भी करने की, ठीक है। अल्पवाक्त्वम यानी कि कम बोलेगा, अल्पवाक्त्वम यानी कि कम बोलना, ठीक है, ये हो गया। अल्पवाक्त्वम के बाद में ये है अप्रहर्षो, यहाँ पे आधा था ना, तो अप्रहर्षो,
यानी कि उसमें कोई उत्साह नहीं रहेगा, उत्साह नहीं। मूड संहिता का मतलब हो गया सेंसेशन लॉस, सेंसेशन सेंसेशन लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। मूड संहिता, ये सब किस में हो जाएंगे, जब वात क्षय में होगा, ठीक है। जब वात का क्षय होगा तो ये सारी क्रियाएं होंगी, ये सारे लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये उत्साह नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। और देखो ऐसे मत लिख देना, थोड़ा जमा के लिखना प्रॉपरली आराम से, कि अपरिहर्ष का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद में अगला हम आते हैं वात की वृद्धि में। तो वात वृद्धि के जो लक्षण है उसमें क्या कहा गया है, वात वृद्धो, इस तरह से वात वृद्धो, वाक पारुष्यम, कार्श्यम काष्णर्य, यानी कि वात वात की वृद्धि होने पे क्या होती है कि बोलने में कर्कशता आती है। वाक पारुष्यम, कार्श्यम, बोलने में कर्कश, यानी कि आवाज़ चुभेगी। देखो वात वालों की आवाज़ वैसे ही चुभती है, प्रकृति है उनकी ऐसी कि उनकी आवाज़ चुभती है, ठीक है। तो ये हो गया बोलने में कर्कशता, ठीक है, या फिर जो वाणी है उसमें कर्कशता। कार्श्यम का मतलब क्या हो गया कि कृष्णता आ जाएगी, कृष्णता यानी कि पतलापन या दुबला, वात वाले वैसे ही पतले दुबले होते हैं और ज़्यादा दुबले हो जाएंगे। काशनरी यानी कि कालापन, ठीक है, कालापन। गात्र स्फूर्णम, अब गात्र स्फूर्णम का मतलब क्या हुआ कि अंगों में स्फुरण, यानी कि आवाज आना, अंगों में स्फुरण। उष्ण कामिता, यानी कि देखो अब जब वात की वृद्धि हुई है, यहाँ पे समझना कि जब वात की वृद्धि हुई है तो क्या है कि शीत बढ़ गया शरीर में। अब शरीर में शीत बढ़ गया तो उसके बेक होगा ना कि उष्ण वस्तुओं की कामना, यानी कि गरम गरम खाना चाहिएगा, ठीक है, या गरम गरम जो भी चाहिए, क्योंकि शीत तो इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि अब गरम की कामना होने लगी है। निद्रा नाशो, यानी कि जो निद्रा है, निद्रा का नाश यहाँ पे हो जाएगा। अल्प बलत्वम, यानी कि बल की कमी हो जाएगी, निद्रा नाश, ठीक है, क्योंकि वात जब शरीर में बढ़ गया तो निद्रा का नाश तो हो गई, ठीक है। और अल्प बलत्वम के हम कहते हैं ना कि जो यहाँ पे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें वात की प्रधानता होती है, तो उनमें नींद भी उनको कम आती है, ठीक है। तो ये अल्प बल हो गया। गाढ़ वर्चस्व, गाढ़ वर्चस्व का मतलब क्या हुआ कि मल या विष्ठा जो है, विष्ठा, उसमें गाढ़ापन होगा, गाढ़ापन। तो देखो ये जो मैंने यहाँ स्लाइड में लिखा है ना, तुम इसके अलावा अगर कोई कुछ और नहीं भी लिखोगे ना 10 नंबर के क्वेश्चन में, मैं सही बता रहा हूँ, 10 में से अगर तुमने इतना डिट्टो लिख दिया ना, तो मैं आराम से 8 से 9 नंबर उस क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये, लेकिन शर्त यही है कि श्लोक याद होने चाहिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि 2 दिन 2 1 2 को के सारे श्लोक रट लो, 3 3 श्लोक, 3 3 श्लोक रट लो। कम से कम वाद के गुण कर्म स्थान जो दोष है उनके गुण कर्म स्थान तो रट लो। भेद भले एक बार के लिए ना याद हो तो कोशिश करो कि याद हो, लेकिन जो गुण कर्म स्थान है उनके श्लोक याद करो। 10 नंबर पाओ क्वेश्चन के, क्योंकि आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आता ही आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता ही आता है ये 10 नंबर में, वात पित्त या कफ कोई भी एक दोष, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।